नमस्कार। कभी भारत का नक्शा ध्यान से देखा है? राज्यों के अलावा कुछ छोटे छोटे इलाके दिखते हैं जिन्हें हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज। तो कभी सोचा है ये है क्यों? आज हम इसी अनोखी एडमिनिस्ट्रेटिव पहेली को सुलझाएंगे। ये वो इलाके हैं जो सीधे सीधे मतलब डायरेक्टली केंद्र सरकार के कंट्रोल में आते हैं। तो सवाल सीधा सा है, जब हमारे पास 28 राज्य हैं, सब ठीक चल रहा है, तो फिर इन यूनियन टेरिटरीज की अलग से जरूरत ही क्यों पड़ी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि सच कहूं तो इसी एक सवाल में इस पूरे टॉपिक का सार छुपा है। अच्छा, उस सवाल का जवाब जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये हैं क्या। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। ये भारत का एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है जिस पर सीधे सीधे केंद्र सरकार का शासन होता है, राज्यों से बिल्कुल अलग। यहाँ अपनी चुनी हुई सरकार हो भी सकती है और नहीं भी, और यही यही सबसे बड़ा फर्क है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, फिर देखेंगे कि संविधान में इनके बारे में क्या लिखा है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के शासन में क्या फर्क है ये भी जानेंगे, दिल्ली और पुडुचेरी को जो स्पेशल स्टेटस मिला है उस पर भी बात करेंगे, फिर भारत के सभी यूनियन टेरिटरीज को देखेंगे और आखिर में एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट भी होगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर इन्हें बनाया ही क्यों गया? देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर कुछ इलाकों को सीधे केंद्र के कंट्रोल में रखने का फैसला किया। इसके पीछे कई खास वजह थीं। हो सकता है कोई स्ट्रेटेजिक रीजन हो, या कोई कल्चरल, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव। अब ये कारण कई तरह के हैं। जैसे अंडमान और निकोबार को देखिए, उनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। फिर पुडुचेरी है, जिसकी अपनी एक अलग कल्चरल पहचान है, वहाँ का फ्रेंच इन्फ्लुएंस साफ दिखता है। चंडीगढ़ जैसे शहर को बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए यूटी बनाया गया। और कुछ इलाके, जैसे पहले दादरा और नगर हवेली थे, उनको पिछड़े जनजातीय लोगों के वेलफेयर के लिए केंद्र के अधीन रखा गया। चलिए अब जरा इसके कानूनी पहलू पर आते हैं, मतलब संविधान क्या कहता है। तो भारतीय संविधान का पार्ट 8 और उसमें आर्टिकल्स 239 से लेकर 241 ये खास तौर पर यूनियन टेरिटरीज के लिए ही हैं। इनका पूरा शासन, इनकी शक्तियां, सब कुछ इन्हीं आर्टिकल्स में तय किया गया है। अगर इसे एकदम सिंपल भाषा में समझें तो आर्टिकल 239 कहता है कि हर यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्रपति देखेंगे अपने एक एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए। फिर आता है आर्टिकल 239 ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिल्ली को एक विधानसभा यानी लेजिस्लेचर देकर उसे एक स्पेशल स्टेटस देता है, और आर्टिकल 240 राष्ट्रपति को कुछ खास यूटीज के लिए नियम कानून बनाने की पावर देता है। यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी है, और वो ये कि किसी भी यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर असल में राष्ट्रपति का एक एजेंट होता है। वो राज्यों के गवर्नर की तरह हेड ऑफ स्टेट नहीं होता, मतलब वो कोई स्वतंत्र प्रमुख नहीं है। ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। तो ये जो फर्क है, इसका शासन पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब सीधे सीधे एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की तुलना करते हैं। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये वाला हिस्सा बहुत जरूरी है। देखिए, फर्क एकदम साफ है। राज्य में एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? गवर्नर। और यूटी में एडमिनिस्ट्रेटर या एलजी, जो राष्ट्रपति का एजेंट है। केंद्र के साथ राज्य का रिश्ता फेडरल होता है, मतलब शक्तियों का बंटवारा है। लेकिन यूटी का रिश्ता यूनिटरी होता है, मतलब सारी की सारी शक्ति केंद्र के पास है। और इसी वजह से राज्यों को ज्यादा ऑटोनॉमी, मतलब स्वायत्तता मिलती है। अब हर नियम का एक अपवाद होता है। यहाँ दो हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। ये बाकी यूटीज से अलग हैं। तो सवाल ये है कि इनको ये स्पेशल स्टेटस क्यों मिला है, और ये उन्हें बाकियों से अलग कैसे बनाता है? चलिए पता करते हैं। तो इनके पास कुछ खास पावर्स हैं। यहाँ एक चुनी हुई विधानसभा है, एक मुख्यमंत्री की अगुवाई में मंत्री परिषद भी है, और तो और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के ज्यादातर विषयों पर ये कानून भी बना सकते हैं। मतलब ये एक तरह से आधे राज्य या क्वाजी स्टेट का दर्जा रखते हैं। लेकिन इन पावर्स के साथ कुछ बड़ी लिमिटेशंस भी हैं। पहली बात, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास काफी सिग्निफिकेंट पावर्स होती हैं। दूसरी, अगर संसद और विधानसभा के बनाए कानून में टकराव हो तो हमेशा संसद का कानून ही ऊपर रहेगा। और खासतौर पर दिल्ली के मामले में वहाँ की सरकार 3 बहुत जरूरी विषयों पर कानून नहीं बना सकती: पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। अच्छा, तो अब एक नजर डालते हैं भारत के सभी मौजूदा केंद्र शासित प्रदेशों पर। कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं।
तो आज की तारीख में भारत में कुल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली यानी एनसीटी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरे देश में फैले हुए हैं और हर एक की अपनी एक अलग अनूठी पहचान है। बहुत बढ़िया। तो अब तक हमने सारी बेसिक बातें समझ ली हैं। तो क्यों ना एक छोटा सा क्विज हो जाए, देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। ठीक है, पहला सवाल, एक यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? ऑप्शंस हैं ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति एक प्रशासक के जरिए, या डी प्रधानमंत्री। क्या लगता है? सही जवाब है सी राष्ट्रपति एक प्रशासक के जरिए। सवाल नंबर 2, कौन सा आर्टिकल दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देता है? आर्टिकल 370, 239, 240 या 239 AA? ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, याद कीजिए। जी हाँ, सही जवाब है डी आर्टिकल 239 AA। तीसरा सवाल, केंद्र और एक यूटी के बीच का रिलेशन कैसा होता है? ए फेडरल, बी यूनिटरी, सी डेमोक्रेटिक या डी जुडिशल? याद है वो शक्तियों के बंटवारे वाली बात? बिल्कुल सही जवाब है बी यूनिटरी यानी एकात्मक। सवाल नंबर 4, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट दिल्ली विधानसभा की लेजिस्लेटिव पावर से बाहर है? हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस या ट्रांसपोर्ट? अभी हमने लिमिटेशंस पे बात की थी और सही जवाब है सी पुलिस। पांचवा सवाल, ये तो बहुत आसान है। भारत में अभी कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 7, 8, 9 या 6? इसका जवाब तो सबको पता होना चाहिए। सही जवाब है बी 8। और ये रहा आखिरी सवाल, एक यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर किसका एजेंट होता है? संसद का, प्रधानमंत्री का, सुप्रीम कोर्ट का या राष्ट्रपति का? सोचिए, एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? बिल्कुल सही जवाब है डी राष्ट्रपति का। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार ये है कि यूनियन टेरिटरीज भारत के फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म का एक जीता जागता सबूत हैं। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि देश की अलग अलग और यूनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन है। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। भविष्य में केंद्र और दिल्ली, पुडुचेरी जैसी विधानसभा वाले यूटीज के बीच पावर का बैलेंस कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के भविष्य को तय करेगा। इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए शुक्रिया।